नमस्कार मित्रों, पॉजिटिव पल्स चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बाल विवाह की कहानी। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रामपुर गांव के चंद्र प्रकाश बहुत ही बड़े जमींदार थे और आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। उनके दो बेटे थे, अमित और सुमित। उनकी पत्नी का नाम शालिनी था और उनके पिता का नाम रामनाथ था। उनकी माता गीता देवी थीं। बड़े घर के लड़के लाड़ प्यार में कहीं बिगड़ न जाएं, इसलिए चंद्र प्रकाश ने अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजा था जो गांव से 2 कोस की दूरी पर था। उस समय उनके पिताजी के पास अपनी जीप थी जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी। अमित 10 साल का था और सुमित 6 साल का। उसी गांव से थोड़ी दूर पर देवपुर नाम का एक और गांव था। दोनों गांवों के बीच में एक नदी पड़ती थी जिसमें नाव चलती थी। उसी गांव में ओम प्रकाश रहते थे। वह एक किसान थे और उनके पास पुश्तैनी 10 बीघा जमीन थी, लेकिन वह जमीन कम उपजाऊ थी। कुछ खेत नदी के किनारे थे जिनमें फसल होती थी, लेकिन बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाती थी। ओम प्रकाश के 4 बेटियां और एक बेटा था। उनकी बड़ी बेटी अनिता, दूसरी सुनीता, तीसरे नंबर की अमृता और चौथे नंबर की विनीता थीं। वे भी अपनी बेटियों को पढ़ाते थे। अनिता और सुनीता को साइकिल पर बैठाकर स्कूल ले जाया जाता था, जबकि अमृता और विनीता घर पर रहती थीं। ओम प्रकाश की पत्नी का नाम मिथिला देवी था। उनके पिता का नाम गुलाब चंद और माता का नाम शांति देवी था। अनिता 10 साल की थी, सुनीता 8 साल की, अमृता 6 साल की और विनीता 4 साल की बच्चियां थीं। बड़ी बेटी अनिता उस समय के अनुसार विवाह के लायक हो गई थी। ओम प्रकाश आसपास के गांवों में अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का देखने जाते थे, लेकिन जब भी लड़का देखने जाते उनके सामने दहेज की लंबी मांग रख दी जाती थी। अनिता की शादी साल भर के अंदर करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उस समय बेटी को जमुना पर बिठाकर कन्यादान करना पड़ता था। गांव और घर के माहौल के चलते वे बहुत ही परेशान रहते थे। ओम प्रकाश लड़का देखते देखते गांव गांव घूमते रहे, लेकिन उनके हिसाब का कोई लड़का नहीं मिल रहा था। वह थक चुके थे। उनके ही बगल में एक और गांव था जिसका नाम हस्तिनापुर था। उस गांव में आशीराम नाम के एक किसान रहते थे। उनका बेटा किशन था जो 12 साल का था और कक्षा 5वीं में पढ़ता था। ओम प्रकाश को किशन पसंद आ गया। अब ओम प्रकाश ने किशन के लिए रिश्ता मांगा। इस पर किशन के पिता आशीराम कहने लगे कि उन्हें दहेज में 1 चौका फूल का बर्तन, 1 चौका पीतल का बर्तन, 1 जोड़ी बैल, 1 गाय, 1 बनिहार और 1 पलंग कुर्सी भी चाहिए। ये सब दहेज में तय हुआ। जेवर में 10 अशर्फियां, कंठहार, पाजेब आदि भी देना था। ओम प्रकाश ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इतना पैसा ओम प्रकाश के पास कहां से आएगा, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। गांव के लोगों ने ओम प्रकाश को समझाया कि वह अपनी जमीन को जमींदार चंद्र प्रकाश के पास गिरवी रख दें और बेटी का विवाह कर दें। गिरवी रखकर जो पैसा मिलेगा, यह सोचकर ओम प्रकाश चंद्र प्रकाश के पास गए। मालिक, हमारा खेत गिरवी रख लीजिए और हमें कुछ पैसा दे दीजिए। हमारी बेटी का विवाह है। हम बेटी का विवाह कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका कर्ज चुका देंगे और अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। चंद्र प्रकाश, जो जमींदार थे, कहने लगे, ओम प्रकाश, हम खेत गिरवी नहीं लेते। अगर बेचना है तो हम खरीद जरूर लेंगे। अब बेचारे किसान ओम प्रकाश मजबूर थे। वह खेत बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी। अगर वह खेत नहीं बेचते तो बेटी का विवाह कैसे होता। मजबूरी में उन्होंने 4000 रुपए में अपनी 1 बीघा जमीन जमींदार को बेच दी। अनिता की शादी में ओम प्रकाश ने किशन के पिता ऋषिराम को 1 जोड़ी बैल, गाय, बर्तन, अशर्फियां और जो भी दहेज तय हुआ था सब दिया। बारात पालकी में आई और सारे बाराती बैलगाड़ी से आए। विवाह का इंतजाम अच्छे ढंग से हुआ। जब विवाह हो गया और अनिता की विदाई डोली में बनिहारों के साथ हुई तो अनिता भी बच्ची ही थी, केवल 10 साल की। बारात सुबह से चलते चलते शाम को अपने घर पहुंची। अगली सुबह अनिता को उठाकर पूजा के मंडप में बिठाया गया। किशन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा सकता हूँ? किशन की माँ बोली, बेटा, ईश्वर की पूजा तुम दोनों को करनी है, फिर भी तुझे भूख लगी है तो थोड़ा सा फल और मिठाई खा ले।
जब किशन की माँ किशन को खाने की थाली देने लगी तो अनिता भी बोल पड़ी, माँ, मैं भी खाऊंगी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी लाकर दे दो। ये सुनकर बनिहारिन ने उसे चुप कराते हुए कहा, बिटिया चुप हो जा, ये तेरा ससुराल है, इस समय तुझे पूजा करनी है, उसके बाद जो तुझे लाकर देंगे उसे ही खाना है। अनिता रोने लगी और बोली, मेरी माँ तो मुझे सुबह ही खाना खिला देती थी, ये मेरा घर नहीं है, किशन का घर है, इसलिए मुझे खाना नहीं मिलता। किशन की दादी आंगन में बैठी अनिता की बातें सुन रही थीं। वह बरामदे से आकर अनिता को चुप कराते हुए बोली, मैं भी तुम्हारी दादी हूँ अनिता, जो अच्छा लगे मुझे कहना, मैं तुझे लाकर दूंगी, लेकिन बेटा थोड़ी देर चुप हो जा, पूजा खत्म होने के बाद मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। पंडित जी ने नवविवाहित जोड़े से पूजा करवाई। पूजा करते हुए किशन अपनी माँ की गोद में सो गया और अनिता अपनी पनिहारिन की गोद में सो गई। दोनों बच्चों को ले जाकर बिछावन पर सुला दिया गया। जागने के बाद अनिता बोली, यह मेरा घर नहीं है, मैं तो खेलने जाऊंगी। अनिता फिर दादी से बोली, दादी मुझे धोती से क्यों लपेट दिया गया है, मैं गिर पड़ती हूँ, मुझे एक फ्रॉक दे दो। दादी ने एक फ्रॉक लाकर अनिता को पहना दी। यह देखकर किशन की माँ ने कहा, अम्मा तुम घर संभाल रही हो ना, यह भी अभी बच्ची है, बड़े होने पर समझ जाएगी, अभी तो इसे यह भी नहीं पता कि शादी क्या होती है, ससुराल क्या है, पति कौन है और पति किसे कहते हैं। किशन की माँ बोली, ठीक है अम्मा, किशन की बहू को आप ही देख लीजिए। किशन पढ़ने जाता था, दोनों बच्चे एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे। दादी दोनों की सुलह कराती और किशन से कहती, किशन बेटा यह तेरी बहू है, बहुरिया है। लेकिन किशन कहता, नहीं बापू, यह मेरे साथ कहाँ से उठा कर ले आए, दादी तब से यह मेरे घर में रहती है। किशन कहता तो अनिता जवाब देती, नहीं, मेरी माँ को चीनी चाहिए और बापू को भी, तो मुझे भी चाहिए। दादी ने छीन लिया, कोई मेरा नहीं है। किशन चिढ़ जाता। उधर अनिता की बहन सुनीता भी अब 9 साल की हो गई थी। ओम प्रकाश को एक बात का संतोष था कि उन्होंने जो खेत बेचा था वह उनकी बेटी के विवाह के लिए था। सुनीता के लिए भी ओम प्रकाश ने वर देखना शुरू कर दिया। ओम प्रकाश अपनी बेटी सुनीता के लिए वर ढूंढते हुए एक दूर के गांव अंजनपुर में जा पहुंचे। वहां पर जगत राम का बेटा मदन उन्हें पसंद आ गया। जगत राम की पत्नी मीनू थी, जो बहुत सीधी नहीं थी, अपने बच्चों को प्यार करती थी पर दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचती थी। जगत राम ने ओम प्रकाश की बेटी सुनीता से मदन की शादी इसलिए की कि ओम प्रकाश के खेत उनके आंखों के सामने थे। वैसे भी जगत राम थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। जगत राम को शादी में 5 अशर्फियां, एक गाय, एक चौका बर्तन और साथ में 1 बीघा जमीन भी देनी पड़ी। जगत राम अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहता था। ओम प्रकाश को बेटी की शादी में देर करने का अब कोई सवाल ही नहीं रह गया था। अब उनकी बेटी 10 साल की होने वाली थी और उस समय बेटी को इस उम्र में शादी करना ही मान्य था। अमीर हो या गरीब, किसान हो या व्यापारी, जिनके बच्चे की उम्र 12 वर्ष से ज्यादा हो जाती थी, उनका विवाह रुक जाता था। एक तरह से बिरादरी उन्हें हीन नजर से देखती थी। जिनके पास सामर्थ्य नहीं होती थी, उनकी शादी गांव वाले मिलकर करवा देते थे। ओम प्रकाश ने सुनीता की शादी में 1 बीघा जमीन सुनीता के ससुर राधे सुमित को दी थी। चंद्र प्रकाश ने यह जानकर तहसीलदार को भेजकर कहा, राधे सुमित जी, आप हमारे इलाके के संबंधी हो गए हैं, आप जमीन तो ले सकते हैं लेकिन यहाँ रहकर खेती नहीं कर सकते, इसलिए आप जमीन मुझे दे दीजिए और पैसे ले लीजिए जो आपके बटुए में आ जाएंगे और आप आराम से उसे लेकर चले जाएंगे। राधे सुमित ने श्यामा प्रसाद के साथ मान ली। इस तरह सुखी अमित की 2 बीघा जमीन श्यामा प्रसाद की हो गई। 1 बीघा जमीन वह पहले भी दे चुके थे। देखते ही देखते सुनीता की शादी का दिन भी आ गया। दुर्गा को भी सुनीता की शादी में विदा कराकर घर लाया गया। घर आने के बाद दुर्गा की दादी रोहिणी और माँ ने पूछा, बिटिया तेरे ससुराल के लोग कैसे हैं? दुर्गा ने कहा, माँ, दादी, वे ठीक हैं, वह मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मनोहर की माँ मुझे डांटती हैं और सबसे बाद में मुझे खाना देती हैं। जब मैं रोती हूँ तो दादी मुझे खाना खिलाती हैं। दुर्गा की दादी ने सुकीरा से कहा, सुकीरा,
शादी के तुरंत बाद दुर्गा की विदाई मत करना। उसे 2 साल के लिए अपने पास रखना। जब बड़ी हो जाएगी तब भेज देंगे। सुकीरा ने सहमति में सिर हिला दिया। दुर्गा बोली, माँ, तुम केतकी को भी दूसरे घर भेज रही हो? माँ बोली, बेटी दुर्गा, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। दुर्गा ने कहा, माँ, केतकी मुझसे भी छोटी है। तब उसकी माँ बोली, उसके घर में भी दादी नहीं है, तो माँ, उसे खाना कौन देगा? तब दुर्गा बोली, केतकी दीदी, तुम मत सोचो, मैं अपना खाना खुद लेकर खाऊंगी। केतकी की शादी का दिन भी आ गया। राधे सुमित बारात लेकर अपने बेटे की शादी करने पहुंच गए। केतकी की शादी में सुखी अमित ने बहुत सुंदर खानपान की व्यवस्था की थी। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। सब कुछ अच्छे तरीके से सजाया गया था। जो सम्मान देने के लिए तय किए गए थे वे सब दिए गए थे। केतकी को डोली में बिठाकर बानिहारों के साथ विदा किया गया। केतकी जब ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने उसका गृह प्रवेश के साथ बहू का स्वागत किया। पूजा के मंडप में जब केतकी को बिठाया गया तो केतकी ने प्रसाद लेकर खा लिया। इस पर केतकी की सास मीनू बोल पड़ी, सुखी अमित ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहना है। बनिहारिन बोली, मालकिन, यह अभी बच्ची है। 1-2 साल बाद आप भी अपनी बेटी का ब्याह करेंगी, तब आप अपनी बेटी को सिखा पाएंगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। बनिहारिन की बात सुनकर मीनू चुप हो गई। सुनीता की ननद गंगा सुनीता की दोस्त बन गई। सुनीता को जब भी भूख लगती वह गंगा से कहती। गंगा अपनी थाली में से अपनी दोस्त सुनीता का भी खाना रख लेती और दोनों घर के बाहर जाकर एक साथ खाना खाती। मदन को भी ज्यादा मतलब नहीं था। वह बस इतना अवश्य जानता था कि बापू के साथ जो लड़की लाए हैं वह उसकी पत्नी है, लेकिन उसने इस रिश्ते का मतलब नहीं समझा था। उधर सुनीता की सास मीनू कहती, सुनीता, मेरे पीछे पीछे चलो, काम करो। सुनीता कहती, आप मुझे काम क्यों कराती हैं? मुझे काम करना नहीं आता। लेकिन बनिहारिन सुनीता से प्यार करती थी, इसलिए खुद ही सुनीता का सारा काम कर देती। सुनीता गंगा के साथ बरामदे में खेलती। सुखी अमित जब सुनीता को देखने आए तो सुनीता की सास मीनू ने कहा, समधी जी, सुनीता को भी वह घर ले जाइए। उनका बेटा अभिमन्यु अब 2 साल का हो गया था। वह भी टूटी फूटी भाषा में दुर्गा और सुनीता को चिढ़ाने लगा। अब दुर्गा और सुनीता को समझ में आने लगा था कि यह सारा काम उन्हें सीखना पड़ेगा। जब वे बड़ी हो जाएंगी तब उन्हें बुलाया जाएगा। सुखी अमित बेचारे क्या करते। सुनीता को भी वह घर ले आए। मानसी सुखी अमित से कहती थी, बापू, मैं खूब पढ़ूंगी, मुझे दूसरे के घर मत भेजना। सुखी अमित हंसते हुए उसे गोद में उठा लेते। मानसी के मन में दुर्गा और सुनीता का डर समा गया था कि जो दूसरे के घर जाते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता। उधर सुनीता भी 9 साल की हो गई थी। अनिता और सुनीता अब उसे चिढ़ाने लगी थीं। सुनीता, तुझे भी अब बापू दूसरे के घर भेज देंगे। सुनीता की चिंता तो सुखी अमित को भी थी। किलों का अभिमन्यु भी अब बड़ा हो रहा था। सुखी अमित के पास अब केवल 7 बीघा जमीन बची थी, जो उनकी आय का एकमात्र जरिया था। सुखी अमित खेती का काम ही करते थे। एक दिन सुखी अमित का सामना श्यामा प्रसाद से हो गया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछ लिया। श्यामा प्रसाद ने कहा, सुखी अमित, तुम ज्यादा परेशान लग रहे हो। सुखी अमित बोले, हाँ भाई साहब, 2 बेटियों का विवाह कर चुका हूं और अब हमारे पास 7 बीघा ही जमीन बची है। एक बेटा है, लेकिन शादी के बाद उसके पास नाम मात्र की ही जमीन बचेगी। जमींदार साहब बोले, घबराओ मत सुखी अमित, हम सब भी हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। समय सबका बदलता है, तुम्हारा भी बदलेगा। यह कहते हुए चंद्रप्रकाश जीप से आगे बढ़ गए। सुखी अमित ने जिस लड़के को दूसरे गांव में देखा था उससे सुनीता की शादी की बात करने जा रहे थे। वह गांव ब्यार उमादेवपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां मास्टर जी रहते थे, जिनका नाम हरिनारायण था। उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा कान्हा था। कान्हा नटखट था। मास्टर जी एक स्कूल में पढ़ाते थे। वे बहुत संपन्न तो नहीं थे, लेकिन गरीब भी नहीं थे। कान्हा सांवला था, घुंघराले बालों वाला और एक होनहार बालक था। उसकी चंचलता सबका मन मोह लेती थी। हरिनारायण अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। शादी के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हरिनारायण मना कर देते थे। जब सुखी अमित उनके पास पहुंचे
तो मास्टर साहब ने पूछा, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? सुखी अमित कहने लगे, मास्टर जी, मैं हरपुर गांव का रहने वाला किसान हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा। 2 बेटियों की शादी मैंने कर दी है। तीसरी बेटी सुनीता के लिए मैं आपके बेटे कान्हा का हाथ मांगने आया हूँ। मास्टर साहब बोले, देखो भाई साहब, पहले आप जलपान कीजिए। शादी तो मैं करूँगा, लेकिन मेरा कान्हा थोड़ा नटखट है। अगर आपको पसंद हो तो बताइए। सुखी अमित को लगा कि उनकी सुनीता के लिए कान्हा उत्तम है, तो उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। निश्चित समय पर सुखी अमित ने सुनीता को वह सभी सम्मान दिए जो उन्होंने अपनी दोनों बड़ी बेटियों को दिए थे। उन्हें लगा कि बाद में सुनीता के मन में यह बात न आए कि पिताजी ने दोनों बहनों को अधिक सम्मान दिया और मुझे कम। सुनीता की शादी में चौका बर्तन के साथ जेवर, पलंग और सभी सामान जो एक बेटी को दिया जाता है, दिया गया। केवल अशर्फी और खेत नहीं दिए गए थे। शादी में खर्च करने के लिए सुखी अमित को पैसे की जरूरत थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वह फिर 1 बीघा जमीन बेचने के लिए चंद्रप्रकाश के पास गए। चंद्रप्रकाश ने कहा, मैं तो पैसे दे दूंगा ओम प्रकाश, लेकिन जमीन भी तुम मुझे ही दोगे। सुखी अमित बोले, भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है। मैं किसान भी हूं और जमींदार भी, पर क्या करें, मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। पिताजी बूढ़े हैं और बेटा भी छोटा है। मैं परिवार को छोड़कर बाहर काम करने नहीं जा सकता, यही मेरी मजबूरी है। उन्होंने कहा, एक बेटी और है जो सबसे छोटी है। वह नटखट है, पढ़ती है। उसकी शादी मैं 2 साल बाद करूंगा। तब तक वह थोड़ी बड़ी हो जाएगी। वह मुझे बहुत प्यार करती है। चंद्रप्रकाश बोले, एक हल है मेरे पास। इस साल मैं अपने बड़े लड़के अमित की शादी कर रहा हूँ। वह भी जमींदार की बेटी है। सुखी अमित, अगर 2 साल बाद मेरे छोटे बेटे सुमित की शादी विनीता से करवा दो, तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी बेटी जितना पढ़ना चाहेगी, मैं उसे पढ़ाऊंगा। अमित और सुनीता की शादी एक ही दिन हुई थी। अमित की शादी बड़े धूमधाम से हुई। आलीशान पालकी में अमित और उसका छोटा भाई सुमित बारात में शामिल हुए। बारात में कई गाड़ियां थीं और रश्मिबाई का नाच भी हुआ। चंद्रप्रकाश ने बड़े बेटे की शादी में दिल खोलकर खर्चा किया था। उधर सुनीता की शादी में सुखी अमित ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कान्हा के पिता हरिनारायण मास्टर साहब बहू के लिए कपड़े, गहने, मिठाई, फल और अन्य सामान लेकर आए थे। नटखट कान्हा बारात में तो पिताजी के साथ आया था, पर ससुराल में उसकी सालियों से दोस्ती हो गई। मानसी ने कहा, कान्हा, आए हो तो ठीक है, पर मेरी बहन को मत ले जाना। कान्हा बोला, ना बाबा, ना, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। जो तुम्हारे पिताजी प्यार से देंगे वह सब ले जाऊंगा। मानसी बोली, मैं अपनी बहन से कैसे मिलूंगी? कान्हा बोला, पिताजी से कहकर साल में 1 बार मिलवा दूंगा। मानसी बोली, ठीक है, रहने दोगे? कान्हा बोला, हाँ, रहने दो, पर मैं भी साथ में रहूंगा। जब वापस जाऊंगा तो उसे साथ ले जाऊंगा, क्योंकि अकेले में तुम्हारी बहन रास्ता भूल जाएगी। मानसी बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर तुम्हें बात बोलकर नहीं जाऊंगी। कान्हा बोला, नहीं, पिताजी की मार पड़ने से पाठ याद हो जाता है, वैसे भी यह भी याद रहेगा। सुनीता की विदाई के बाद सुखी अमित ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब जब तक 2 साल तक मानसी का विवाह नहीं करेंगे, तब तक बच्चे पढ़ाई करेंगे। सुखी अमित ने बच्चों को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। मानसी और अभिमन्यु दोनों पढ़ाई में होशियार थे। मानसी के नयन नक्श इतने सुंदर थे कि हर कोई मोहित हो जाता था। सुखी अमित को थोड़े ही दिन चैन से बीते थे कि उनके खेतों में साल भर का अनाज उगने लगा। उधर अनिता के ससुराल से उसका बुलावा आया। उसकी उम्र अब 16 साल हो गई थी। वह बहुत होशियार तो नहीं थी, पर समझने लगी थी कि यह उसका ससुराल है, यह उसकी सास है और यह उसका पति है। अनिता की माँ और दादी उसे यही सिखाती थीं कि बड़ों का सम्मान करो, सबको खाना खिलाकर खुद खाओ और बड़ों की बात मानते हुए सबके दिलों में जगह बनाओ। 1 महीने बाद अनिता की विदाई हो गई। विदाई में सुखी अमित ने उसके घर वालों के लिए कपड़े, मिठाई, फल और अन्य सामान दिया। किशन भी अब सुंदर और सजीला हो गया था। इस बार उसे एहसास था कि वह अपनी दुल्हन की विदाई कराने जा रहा है। ससुराल में सालियाओं भी थीं। विदाई कराने जब किशन आया
तो स्वागत में साले और सालियां भी तैयार थीं। इस बार किशन को ससुराल अच्छा लगा। अगले दिन किशन और अनीता की विदाई हो गई। एक बैलगाड़ी में सामान था और दूसरी बैलगाड़ी में वर वधू थे। चारों तरफ से उपहार सजे हुए थे। ससुराल पहुंचने पर दुर्गा ने सबके पैर छूकर प्रणाम किया। सुबह उठकर नहाना धोना, पूजा करना, बड़ों को प्रणाम करना और खाना बनाना, यही दुर्गा का प्रतिदिन का काम बन गया। इधर विनीता अब छठी कक्षा में अव्वल आई और अभिमन्यु सिर्फ पास ही हुआ। उधर चंद्रप्रकाश का बेटा सुमित भी पास ही हुआ। सुमित पढ़ने में ठीक था, पर उसकी शरारतें ज्यादा थीं। बड़े घर के लड़के लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ जाते हैं। वह घर में अपने पिताजी को मालिकाना अंदाज में काम करते देखता था, जिससे यह आदत सुमित की भी बन गई थी। वह अपने दोस्तों और अर्दली के साथ मालिकाना अंदाज में पेश आता था। देखते ही देखते 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन चंद्रप्रकाश और सुखी अमित रास्ते में फिर मिल गए। चंद्रप्रकाश बोले, भाई साहब, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, शादी के बारे में आपका क्या विचार है? सुखी अमित बोले, भाई साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मानसी को हाई स्कूल की परीक्षा पास करने दीजिए, इसके बाद शादी कर देंगे। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। चंद्रप्रकाश बोले, ठीक है, मैं भी उस समय पढ़ाई करूंगा। चंद्रप्रकाश का बेटा सुमित अब कॉलेज में पहुंच गया था। मानसी भी हाई स्कूल की परीक्षा के करीब आ गई थी। लालपुरा और देवपुर गांव का यह पहला विवाह होने जा रहा था, जो बालिग उम्र का था। शाम को जब सुखी अमित चंद्रप्रकाश के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां बैठक लगी हुई थी। उन्होंने सुखी अमित को देखा तो पूछा, आओ बैठिए, कहिए क्या बात है? चंद्रप्रकाश ने बैठक के लोगों को जाने की इजाजत दे दी। सुखी अमित बोले, भाई साहब, अब हमें शादी कर देनी चाहिए। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, इसके बाद कॉलेज में भी पढ़ेंगे, तो आपकी मर्जी से, अगर आपकी कोई इच्छा हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी कर सकें। चंद्रप्रकाश बोले, सुखी अमित, मेरे पास सब कुछ है। एक बेटी की कमी थी जो तुमने मुझे दे दी। मुझे और क्या चाहिए? इस शादी में मैं सब कुछ अपने हिसाब से खर्च करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। 2 कपड़ों में बेटी की विदाई कर दीजिएगा। दुकानदार ने कहा था कि अगर उसका कर्जा 1 साल में नहीं चुकाया तो वह सुखी अमित की 1 बीघा जमीन ले लेगा। सुखी अमित ने इसके लिए हाँ कर दी। सुखी अमित के बेटे की शादी तय हो गई थी। सुखी अमित ने अब अपनी बेटी और दामादों को भी छोटी बेटी की शादी के लिए बुला लिया और पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। विनीता को चौकी के बर्तन, गाय, दास, अशरफी, पायल, शारदा की चूड़ियां और अर्जुन की पायल सुखी अमित ने दिए। दामाद सुमित को कपड़े, घड़ी, अंगूठी और जेवर दिए। बेटी और जमाई के अलावा उसके माता पिता और परिवार वालों को भी कपड़े दिए। पूरी शानो शौकत के साथ सुमित प्रसाद सुखी अमित के दरवाजे पर बारात लाए। सुखी अमित ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर बारात की खातिरदारी की। सुमित प्रसाद ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 5-6 गांवों को भोजन कराया। सब लोग बहुत खुश थे। गरीबी और अमीरी का फर्क मिटाते हुए सुमित प्रसाद ने एक साधारण घर की लड़की को बहू बनाया था। दूसरे दिन धूमधाम से मानसी की विदाई हुई। सारे सामान के साथ ओम प्रकाश ने बेटी को विदा किया। ससुराल पहुंचने के बाद सबने बहू का बहुत प्रेम से स्वागत किया। कुछ नई बहू का स्वागत आलोचनाओं से भी किया गया। मानसी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वह खुश रहती और परिवार वालों को भी खुश रखने की कोशिश करती। मानसी की जेठानी जमींदार परिवार की बेटी थी। उसकी शान और शौकत के मुकाबले मानसी कुछ भी नहीं थी। वह हर समय मानसी को नीचा दिखाती और उसका साथ उसका पति सुमित देता था। खुश रहने और खुश रखने में श्यामा प्रसाद और उनकी पत्नी दोनों ही प्यार और सम्मान देते थे मानसी को। टहलका की खबर उस दिन हो गई जिस दिन मानसी की परीक्षा का परिणाम आया। मानसी ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके विपरीत सुमित का परीक्षा फल केवल पास था। उसकी शान के खिलाफ उसकी पत्नी का रिजल्ट था। उसके कॉलेज के दोस्त उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे पीने पिलाने की आदत लगा चुके थे। यह बात श्यामा प्रसाद को पता चली तो उन्होंने उसी कॉलेज में मानसी का दाखिला करा दिया। मानसी शुरू से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन बाहरी दुनिया और दोस्तों से उसका कोई मतलब नहीं था।
दोनों कॉलेज साथ जाते और साथ रहते ताकि मानसी का सारा दिन पढ़ाई में बीते और सुमित का सारा दिन दोस्तों की महफिल में और पीने पिलाने में। मानसी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर सुमित उसकी बात नहीं मानता था। मानसी ने सुमित के बारे में श्यामा प्रसाद को बताया, पर सुमित अब उनके हाथ से बाहर निकल चुका था। श्यामा प्रसाद ने मानसी से कहा, बेटी, मेरे घर की प्रतिष्ठा और औलाद दोनों को तुम रास्ते पर ला सकती हो। मानसी ने कहा, पिताजी, मैं कोशिश करूंगी, आगे भगवान की इच्छा। मानसी सुमित को एक दोस्त बनकर उसे समझाती, पर उसकी गलत आदतों को छुड़ाने में मानसी हमेशा असफल रही। सुमित अपने दोस्तों के माया जाल में इतना उलझ चुका था कि मानसी की बात से उसे दुख होता। मानसी सुमित के साथ कॉलेज आती जाती थी और उस पर नजर भी रखती थी, फिर भी सुमित नजर बचाकर 2-3 पैग पी ही लेता था। यह देखकर श्यामा प्रसाद अब चिंतित रहने लगे थे। कॉलेज में भी मानसी अच्छे नंबरों से पास हुई और सुमित फेल हो गया था। परिवार के कुछ लोग मानसी को ताना मारते, बहू को ज्यादा पढ़ाना सही नहीं है, कौन सा उसे नौकरी करवानी है, परिवार संबंध संभालना है, खाना बनाना है, बड़ों की सेवा करना, यही तो बहू का काम है। एक दिन मानसी ने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, मैं एक शिक्षक बनना चाहती हूं, अगर आप हां करें तभी मैं बन पाऊंगी। चंद्र प्रकाश बोले, बेटी, और भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, तुम उन्हें छोड़कर शिक्षक क्यों बनना चाहती हो? मानसी बोली, पिताजी, मैं शिक्षिका बनकर इसलिए बनना चाहती हूं क्योंकि जब तक मैं अपने सेवा काल में रहूंगी तब तक मैं बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधार पाऊंगी। इस क्षेत्र में मैं देश और समाज की सेवा कर सकूंगी। चंद्र प्रकाश बोले, बेटी, अच्छे विचार हैं, आगे बढ़ो। मानसी ने अब B.Ed में दाखिला ले लिया। घर वह प्रतिदिन क्लास करने जाने लगी। मानसी के कॉलेज जाने के बाद कभी चंद्र प्रकाश को सुमित दिख जाता तो वह सुमित को कहते, देर शाम अपनी पत्नी को देखो, उसकी लगन और मेहनत को देखो, वह कर्म के क्षेत्र में भी आगे है। सुमित, जो अपने कान में तेल डालकर सो जाता था, और मानसी B.Ed की परीक्षा पास कर लेती है। मानसी को नौकरी भी मिल गई जो हैदराबाद में थी। मानसी को नौकरी पर जाना जरूरी था। मानसी नौकरी करने चली जाती है और सुमित शेखी बघाड़ता है, मैं अमित से सुत रहूंगा, कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। सुमित के मन में कुछ बदलाव आने लगे थे। पहले की अपेक्षा सुमित के दोस्तों की संख्या अब बढ़ गई थी। अमित भी अपने जीवन में खुश था। हाँ, उसकी पत्नी थोड़ी नकचड़ी अवश्य थी, किसी की अच्छी आदत उसे पसंद नहीं थी। माँ तेजी से किसी तरह अमित का साथ देती थी। अमित की नौकरी में आने जाने का सिलसिला जारी था। मानसी जब हैदराबाद चली गई तो कुछ दिन बाद श्याम प्रसाद ने शाम को हैदराबाद जाने के लिए कहा। शाम जाने के लिए तैयार नहीं था, पर श्याम प्रसाद ने कहा, शाम, दोनों अकेली रहेंगी तो समाज में सब हमारा मजाक बनाएंगे। बेटा, तेरा जाना जरूरी है, वहां तेरी दुकान खुलवा दूंगा और वहां जाकर तुम अपनी दुकान देखना। श्याम प्रसाद की बात को काट नहीं सका और वह भी हैदराबाद चला गया और अपनी हार्डवेयर की दुकान पर बैठने लगा। मन तो उसका नहीं लगता था, पर पिताजी की बात न मानने की वजह से वह दुकान पर बैठने लगा। विनीता सुबह नाश्ता बनाकर 2 टिफिन पैक करती। एक तो वह अपने साथ ले जाती और दूसरा शाम को देकर जाती। दोस्तों का साथ छोड़ने से शाम का पीना थोड़ा कम हो गया था। वह थोड़ा समय दुकान पर बैठता, फिर सेल्समैन के ऊपर दुकान छोड़कर घर चला जाता। अब उसे विनीता की समझाने की बात बुरी नहीं लगती। वह चुपचाप सुनता, पर कुछ करता नहीं था। पहले से शाम थोड़ा बदल गया था, फिर भी विनीता ने अपना प्रयास जारी रखा शाम की आदतों को सुधारने के लिए। विनीता ने शाम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाई और सबका पालन किया। शाम को भी समझ में आ गया कि पिताजी ने दुकान इसलिए खुलवाई है कि मैं भी कामकाजी बनूं और अपने कर्तव्यों को समझूं। जब शाम प्रतिदिन दुकान पर बैठने लगा तो आमदनी भी बढ़ने लगी। विनीता के मन में भी खुशी कुछ हद तक लौट आई कि उसने अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखी। प्यार बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना देता है। यही शाम के जीवन में भी हुआ। एक समय था कि शाम विनीता को देखना भी पसंद नहीं करता था। वही शाम विनीता के प्रेम में दीवाना हो गया था। पीना तो उसका काम पूरी तरह छूट गया था।
दुकान को देखते हुए घर के कामकाज में भी विनीता का हाथ बंटा था। इधर विनीता भी समाज सुधार का काम करने लगी। वह महिलाओं को समझाने लगी कि उनके लिए क्या गलत है और क्या सही। विनीता के विचार से जन समुदाय प्रभावित हुआ। विनीता ने बाल विवाह के विरोध में जन समुदाय में सभा रखकर अपने विचार रखने शुरू किए। वह कहती कि कम उम्र में बाल विवाह तो हो जाता है, पर खेलने की उम्र में एक लड़की मानसिक यातना से पीड़ित होती है। उसे सम्मान तो दूर की बात है, अपने बड़े से प्यार भी नहीं मिलता। अपने घर परिवार से दूर रहकर उसे जो मानसिक यातना सहनी पड़ती है, वह कुछ बोल नहीं सकती। इन सब बातों को विनीता ने समाज के सामने रखा। उसकी बातों से प्रभावित होकर सुमित भी बदल गया था। इसी बीच विनीता अमित की बेटी के जन्मदिन में अपने गांव आई तो अपने पिता ओम प्रकाश से भी मिली। ओम प्रकाश को अपनी बेटी विनीता पर गर्व था कि वह अब शिक्षिका होने के साथ साथ समाज सुधारक भी बन गई है। ओम प्रकाश ने 4 बेटियों का विवाह किया था, जिनमें से 3 बेटियों ने बहुत सी परेशानियां झेली, पर मानसी एक सुखी बेटी निकली थी। विनीता अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहने लगी, पिताजी, हमारे घर जो लक्ष्मी आई है उसे भी खूब पढ़ाएंगे और उसके बाद ही उसकी शादी करेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे। श्यामा प्रसाद ने विनीता का समर्थन किया। विनीता के विचारों को लोग मानने लगे और धीरे धीरे बाल विवाह की प्रथा बंद होने लगी। विनीता ने अपने जीवन में जो दुख झेला था, वह अपनी काबिलियत और सूझबूझ से दूर किया। विनीता ने समाज में बेटियों को पढ़ाने पर जोर देना शुरू किया। उसने उदाहरण के रूप में अपनी दीदी के जीवन को समाज के सामने रखा। उस समय नारी शिक्षा केवल नाम मात्र को थी। वही लड़कियां पढ़ती थीं जिनके परिवार संपन्न थे और जो लोग पर्दा प्रथा के विरोधी थे, लेकिन नारी शिक्षा के समर्थक बनने लगे थे। उधर मानसी की बहन सुनीता की सास मीनू लालची तो थी ही, और छोटी सी बहू को बच्चा नहीं समझती थी, बड़ी और समझदार बहू के रूप में देखती थी। घर का सारा काम खुद करती और सबको भोजन कराकर खुद खाती। सुनीता को जल्दी जल्दी भूख लगती थी। मदन की बहन गंगम्मा से छपकर मामी से खाना खिलाती थी। एक दिन गंगा खाना निकाल रही थी तो मामा ने पूछा, गंगा, अभी किसके लिए खाना निकाल रही हो? कतू, गंगा कहने लगी, भाभी के नहीं पाई थी, मात्र 3 क्लास तक ही पढ़ी थी, उसके बाद ही उसकी शादी हो गई थी। मदन भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसके दोस्तों ने बताया कि सुनीता उसकी पत्नी है। उसे भी अब सुनीता के हालात पर तरस आ गया। सुनीता के पिताजी के दिए हुए बन्हीहार को मीनू कब का निकाल चुकी थी। मां से छुपकर कभी कभी मदन सुनीता को कुछ लाकर देता। वह कमाता तो नहीं था। जो सामान पिताजी घर में लाते थे, उसमें से सुनीता को मीनू जो देती थी, वही मिला करता था। एक दिन मदन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं कमाना चाहता हूं। पिताजी बोले, अच्छा, पर क्या करेगा? ढंग का काम नहीं मिलेगा, तुझे तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मदन बोला, पिताजी, मैं वही करूंगा। मदन एक मजदूर बन गया। वह जो भी कमाकर लाता, मीनू उसे छीन लेती। चाहकर भी मदन सुनीता को कुछ नहीं दे पाता था। सुनीता का पहनावा भी बहुत साधारण था। वही मीनू अच्छी साड़ी और जेवर पहनती थी और पान खाती रहती थी। गंगा की शादी एक खाते पीते परिवार में कर दी गई थी। एक दिन सुनीता को जलेबी खाने की याद आई, जो बचपन में पिताजी लाकर सब बहनों और भाइयों को खिलाते थे। सुनीता बैठकर अपने आंगन में रो रही थी। उसी समय मदन घर में आ गया था। सुनीता को रोता देखकर उसने पूछा, सुनीता, बता क्या बात है? तो सुनीता ने बता दिया कि उसे जलेबी खाने का मन है। अगले दिन मदन ने सुनीता के लिए 4 आने की जलेबी ली और छुपाकर घर लाया। मदन ने मीनू से कहा, माँ, आज मालिक ने 4 आने कम दिए। मीनू चुप हो गई। थोड़ी देर बाद मदन और सुनीता जलेबी खा रहे थे। उसी समय मीनू ने देख लिया और वह बहुत नाराज हुई। उसने मदन को खूब डांटा और सुनीता की पिटाई की। मीनू ने अब सुनीता पर खड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। इसी बीच सुनीता एक बच्चे की मां बन गई। मदन मजदूरी करते हुए टाइफाइड का शिकार हो गया। कम उम्र में शादी, मेहनत और घर की अशांति वह सहन नहीं कर पाया। उस समय गांव में डॉक्टर भी नहीं था। एक वैद्य जी थे। उनकी दवा मदन पर जोर से चल रही थी, लेकिन मदन को कोई फायदा नहीं हुआ। 1 महीने से ज्यादा बुखार हो गया था। तो वह बेटी सुनीता
और नाती माधव को देखने पहुंचे। उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने जगत राम और मीनू से कहा, बेटी, मेरी बहू दुखी है, कुछ दिन के लिए उसे घर ले जाना चाहता हूँ। जगत राम के बोलने से पहले मीनू बोल पड़ी, थोड़े दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ले जाए, इसे मेरे बेटे को तो खा गई। भारी मन से बेचारे सुखी अमित न 10 वर्ष का हो चुका था। एक दिन मानसी ने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी, दीदी तो पढ़ी नहीं है, उसे कोई काम नहीं मिल सकता, उसे सिलाई सिखा दीजिए, उसे कुछ आमदनी हो जाएगी और उसका मन भी लगा रहेगा। सुखी अमित ने सुनीता से पूछा। बाल विवाह की पीड़ा सुखी अमित और सुनीता दोनों ही सहन कर रहे थे। सिलाई सीखने के बाद सुनीता पिता के घर में रहकर कपड़ा सिलने लगी। उसे उतना पैसा तो नहीं मिलता था जिससे उसका गुजारा हो जाए। सुनीता अपने पिता के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती थी। उसकी नजर में एक ही चेहरा था और वह चेहरा था मानसी का। उसने पिताजी से कहकर मानसी के पास पत्र लिखवाया, जिसमें उसने कहा कि वह एक बार आकर उससे मिले। दीदी के आग्रह पर मानसी इनकार नहीं कर सकी और वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। उसने अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहा, पिताजी, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। शादी के इतने साल हो जाने के बाद मानसी ने घर जाने के लिए कभी नहीं कहा था। चंद्र प्रकाश ने मानसी को पहली बार कुछ कहने पर मना नहीं किया। चंद्र प्रकाश ने अपनी हैसियत के अनुसार सुखी अमित के घर वालों के लिए कपड़े, मिठाई और फल के साथ मानसी को देवपुर भेजा। मानसी अपने माँ पिताजी से मिली। दोनों बहनें गले मिलकर रोईं। खाना बनाया तो मानसी और सुनीता एक साथ बैठकर खाना खाईं। आज 2 दिनों के बाद सुखी अमित अपनी बच्चियों की पसंद की जलेबी लेकर आए थे। मानसी ने प्रेम से जलेबी खाई, पर सुनीता ने हाथ में लेकर वापस रख दी। उसे मदन की याद आ गई। इसी जलेबी के चलते तो उसने डांट और मार खाई थी। मानसी बोली, दीदी, तुम्हें तो जलेबी बहुत पसंद है, तुमने हाथ में लेकर क्यों रख दी? सुनीता ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। मानसी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। सुनीता बोली, मानसी, मैंने ही तुम्हें बुलवाया है। मानसी बोली, क्या हो गया है? भाई भी पढ़ रहा है। मैं जब से यह आई हूँ, ससुराल वाले एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। सुनीता बोली, मानसी, तुम ही मेरा कोई रास्ता निकाल दो जहां मैं चैन से रह सकूं। अगले दिन मानसी ड्राइवर के साथ शहर गई। वहां उसने जो दवाइयों की परीक्षा दी थी। मानसी बोली, पिताजी, मैंने शहर में एक घर किराए पर ले लिया है। उसमें दीदी, अभिमन्यु और माधव रहेंगे। दीदी अपनी दुकान में सिलाई करेगी और अभिमन्यु पढ़ाई करेगा। जब सब ठीक हो जाएगा तब ये लोग अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। जब तक यह सही से नहीं बैठ जाता तब तक मैं मनियारद्र भेज दूंगी। यह बात हमारे और दीदी के बीच रहेगी। सारे दिन विनीता ने माँ से बात करके सुनीता, अभिमन्यु और माधव को गाड़ी से अपने साथ शहर नए मकान में छोड़ दिया। सिलाई मशीन देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक वह हाथ से कपड़ों की सिलाई करती थी। सुनीता रोते हुए बहन से कहने लगी, बहन, तुमने बदनसीब बहन का दर्द समझा। 2 दिन बाद विनीता की छुट्टी खत्म होने वाली थी। सुखी अमित ने अपनी हैसियत के मुताबिक विनीता के घर वालों के लिए कपड़े, फल और मिठाई के साथ विनीता को ससुराल भेज दिया। अभिमन्यु भी दवियों की परीक्षा में अव्वल आया। सुखी अमित बाल विवाह में धोखा खाने के बाद, अभिमन्यु की शादी पढ़ाई के बाद और कोई काम धंधा लग जाने के बाद ही करने का मन बनाया था। सुनीता अपनी दुकान में सिलाई का काम करती और कुछ सामान भी उसने बिक्री के लिए रख लिया था। माँ के घर रहने के बाद उसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। किसी तरह साल बीतते गए। सुनीता इतना कमाने लगी कि उसे विनीता से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। सुनीता अपना और अपने बच्चे का खर्चा चलाने लगी। सुखी अमित को खुशी हुई कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इधर मीनू ने जब सुना कि सुनीता की दुकान है तो उसके मन में फिर लालच समा गया और वह बहू को अपनाने के लिए सुनीता के पास आई और आंसू भरकर बोली, बेटी, घर चलो। मीनू की बात सुनकर सुनीता के सारे दर्द आंखों के सामने आ गए। सुनीता बोली, माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभिमन्यु पढ़ रहा है। मैं अपना और माधव का खर्चा सिलाई से निकाल लेती हूँ। आप आएंगी तो आपके लिए भी यह द्वार खुला है। आपने हमेशा के लिए पिताजी के साथ मुझे भेज दिया था।
अब वह मेरे बनने के बाद नौकरी पर लग गया था। ओम प्रकाश ने पढ़ी लिखी लड़की से अभिमन्यु की शादी तय कर दी। ओम प्रकाश ने बेटे की शादी के लिए सभी बेटियों को बुलाया और विधिवत विवाह संपन्न किया। सभी बहनें सुनीता को देखकर खुश हुईं। ओम प्रकाश ने बेटियों को सामान के साथ ससुराल विदा किया। मानसी ने गरीब और लाचार महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार नामक संस्था की स्थापना की, जो गरीब और असहाय महिलाओं को जीविका का एक साधन प्रदान करती थी। बाल विवाह पर प्रतिबंध लग गया था। आज भी आदिवासी समाज में कुछ जनजातियां हैं जहां बाल विवाह और पर्दा प्रथा चलती हैं, पर वे देश और समाज से छुपकर यह सब करते हैं। मित्रों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पॉजिटिव पुल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।